गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का द अप्रोच आईएएस के इस ऑप्शनल क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि इतिहास लेखन है ना, तो उस इतिहास लेखन में जैसे होता क्या है कि डायरेक्ट सवाल जो है कई बार तो बहुत ज़्यादा आते नहीं है वहाँ से, है ना, लेकिन उसका जो उपयोगिता है, और थोड़ा देर हो गया टेक्निकल वजह से चलता रहता है, तो ये जो है उसका उपयोगिता ये है कि जब आप पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री तो उसको पढ़ने में समझने में वो काम आता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, देखो एंशिएंट, अगर आप ऑप्शनल एंशिएंट का देखोगे तो एंशिएंट में तो डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं। जब आप एंशिएंट ऑप्शनल में देखोगे, चाहे वो पीसीएस हो या आईएएस हो, वो डायरेक्ट सवाल आते हैं। उपागम कहते हैं, अप्रोच ऑफ जो है हिस्टोग्राफी, यानी आप इतिहास लेखन की जो अप्रोच है ना, यही तो हम लोग पढ़े थे ना कल, इतिहास लेखन, ठीक है। तो इसका जो मैंने कल बताया था कि ये जो अप्रोच है ना, तो इसका जो है मैं अलग अलग बताया था कल, साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी, ये सब सारा जो है, और जो है फिर मैंने बताया राष्ट्रवादी के बाद आपको फिर बताया मार्क्सवादी और सबाल्टर्न, ठीक। तो इसमें जो आपको पूछेगा वो मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादातर नहीं पूछता है, लेकिन संभावनाएं हैं। दूसरी बात, आंसर लिखने में भी काम देता है। जैसे आप बिपिन चंद्रा पढ़ते हो तो बिपिन चंद्रा किस टाइप के इतिहासकार हैं, ये मॉडर्न हिस्ट्री है ना। तो ये तो मैंने कल बताया था कि मेन पॉइंट्स आपको लिखा दूंगा। तो पहला आप लिखिएगा, सबसे पहला है साम्राज्यवादी, और जो बच्चे नहीं आए थे कल वो लिखते समय एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो उपागम, ठीक है बेटा। इसमें लिखेगा, पॉइंट में लिख लेना बेटा, कोई बात नहीं है। अब लिखेगा पहला पॉइंट। अच्छा यहाँ देखिए, इसको प्राच्यविद भी कहते हैं, प्राच्यविद, अगर आपको अगर हाँ कई बार प्राच्यविद, हाँ लिखना बेटा, पॉइंट में लिख लेना है ना। लिखेगा साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का प्रारंभ यूरोपियनों या यूरोपियन विद्वानों द्वारा किया गया। यूरोपियन विद्वानों द्वारा किया गया, और जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन व्यवस्था को, मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन व्यवस्था को तर्कसंगत रूप से, या ब्रिटिश शासन व्यवस्था को तर्कसंगत ठहराना था, समानतः, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं या उसी में, समानतः एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, बंगाल, समानतः एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन के पश्चात, समानतः एशियाटिक सोसाइटी, सुमन सिंह गुड मॉर्निंग बेटा, समानतः एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन के पश्चात अनेक विद्वानों ने भारत की प्राचीन संस्कृति को
भारत की प्राचीन संस्कृति को लेकर अनेक महत्वपूर्ण खोजें की, अनेक महत्वपूर्ण खोजें की और उन्होंने भारतीय अतीत के काल को बेहतर बताने का प्रयास किया। लेकिन वे इन सभी विशेषताओं को अत्यंत सहज भाव से यूनानी संस्कृति से जोड़ देते थे। यूनानी संस्कृति से जोड़ देते थे। जैसे विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की। एक और लिखेगा, नेपोलियन यूरोप का था, लेकिन जो एक कल्चर जो होता है ना, हमने कल्चर कहा, देश नहीं बताया। सब देखिए क्या है, हमने क्या कहा, कल्चर है ना। तो कल्चर जैसे इंडिया में है, तो जैसे आप इंडिया की बात करते हैं, भारत की, तो भारत की कल्चर है, लेकिन भारत की कल्चर है तो आप देखते नहीं है कि जैसे मुस्लिम काल था तो इंडो इस्लामिक कल्चर है। तो इंडिया के जो कल्चर है, जो हेलेनिस्टिक आर्ट जो शुरू में था, है ना, यूनान बहुत दिनों तक जो है, यूनान का जो कल्चर था वो पूरे यूरोप के अंदर, इवन पश्चिमी एशिया के ऊपर भी, जैसे बैक्टीरिया वगैरह का साम्राज्य था, अगर आप पढ़िएगा तो उसका बहुत लंबे समय तक उस कल्चर का प्रभाव था। जैसे जूलियस सीजर, अगस्टस सीजर, तो हाँ, नेपोलियन ही नहीं। जैसे क्या है कि जैसे आप इंडिया में हो, तो अक्सर जैसे शासक है तो हम लोग किसका तुलना करते हैं, शिवाजी का, महाराणा प्रताप, अकबर, अशोक, हर्ष, इस टाइप से। तो जब यूरोप के अंदर भी जाइएगा तो यूरोप के अंदर भी लोग क्या बनना चाहते हैं, जूलियस सीजर, अगस्टस सीजर, है ना। तो वो जो एक कल्चर है उसी कल्चर से प्रेरित था। और प्रारंभ में जो इतिहास लिखा गया वो सबसे अधिक कहाँ का है, जितना भी जैसे हेरोडोटस वगैरह ये सब था, वो सारे लोग जो है क्या है, यूनान से ही रिलेटेड थे, यानी उस कल्चर से थे। तो इसलिए एक देश नहीं, एक होलिस्टिक बताया जाता है ना, वो देश नहीं है, देश मत समझिएगा। एक और पॉइंट लिखेगा 18वीं एवं 19वीं शताब्दी, 18वीं नेक्स्ट पॉइंट, एवं 19वीं शताब्दी में अनेक यूरोपीय इतिहासकारों ने पूर्वी संस्कृति का उपहास उड़ाया। आज लेट हो गया सौरभ, है ना, आज थोड़ा सा टेक्निकल वजह से। पूर्वी संस्कृति का उपहास उड़ाया और उन्होंने इस संस्कृति की तुलना पश्चिमी संस्कृति से करते हुए
पश्चिमी संस्कृति से करते हुए उसे श्रेष्ठ एवं दैवीय अनुकंपा युक्त बताया। श्रेष्ठ एवं दैवीय अनुकंपा युक्त बताया। मतलब दैवीय अनुकंपा का मतलब होता है कि भैया आप जो है देवतुल्य हो। सॉरी, ठीक है। एक लिखेगा इसी में नेक्स्ट पॉइंट कि कालांतर में इसी विचारधारा के अंतर्गत विशेषकर 60 के दशक के दौरान, ब्रैकेट में लिखिए 20वीं शताब्दी में 60 के दशक के दौरान एक कैम्ब्रिज स्कूल का विकास देखा गया। एक कैम्ब्रिज स्कूल का विकास देखा गया। आप बोलते हो ना सर ये कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी क्या है ना। कैम्ब्रिज स्कूल का विकास देखा गया। लिखेगा छोटा सा सब हेडिंग करके कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी, ऐसे लिखेगा। कैम्ब्रिज स्कूल के बारे में कुछ पॉइंट लिख लीजिए। वो केवल चैट है ना। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी में लिखिएगा इस स्कूल के अंतर्गत, इस स्कूल के अंतर्गत जिन प्रमुख इतिहासकारों को सम्मिलित किया गया है वे हैं डैश अनिल सील, कॉमा इसका लिखेगा रिचर्ड गार्डन, डेविड ए बासब्रूक, इत्यादि। इस स्कूल के अनुसार भारत में राष्ट्रवाद का विकास स्थानीय हित और गुट समझा देंगे फिर से एक बार। प्रतिद्वंदिता के कारण हुआ। अनेक साम्राज्यवादी लेखकों ने, क्योंकि ये साम्राज्यवादी लेखकों का ही एक क्या है, वर्ग है। याद रखिएगा, हमने कहा कि ये साम्राज्यवादी लेखकों का ही एक वर्ग है जो 1968 के बाद, विशेषकर 1960 के बाद जब औपनिवेशिक जो इतिहासकार थे तो उसी में से एक वर्ग आया जिसने यह बताया कि भारत में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ वो पता है क्यों हुआ, कि जो लोकल लेवल थे जैसे किसान और बाकी अन्य गुट मजदूर और जो ऊपरी वर्ग थे, यही आपस में क्या किए कि संघर्ष किए। और इसी संघर्ष से, सुनिएगा, इसी संघर्ष से जो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ।
जैसे अब तक क्या माना जा रहा था कि जो औपनिवेशिक इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि भैया हम श्रेष्ठ है, आप निम्न हैं, ठीक है। और लेकिन ऐसा नहीं कि सारे लोगों ने कहा, क्योंकि आप जब देखोगे कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो भारत की संस्कृति को श्रेष्ठ बताया। जैसे आप देखिएगा राजेंद्र लाल मित्र, जैसे आप देखिएगा विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग्स, इन लोगों ने भारतीय संस्कृति की खोज की, इन लोगों ने भारत के अच्छे तत्व को रेखांकित किया, बताया भी, प्रशंसा भी किया। तो ये कभी नहीं मानिएगा कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में सारे लोग वैसे ही थे। लेकिन हाँ, एक खूबी थी इनकी कि इन्हीं में से, अच्छा ये लोग कौन लोग थे? ये लोग सत्ता के ऊपरी स्तर पर बैठे हुए लोग थे जिन्होंने ऐसा प्रशंसा किया। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि बाद में यूरोप के कल्चर से, यूनान के कल्चर से इनको क्या किया, जोड़ दिया। अब इसी में बाद में जाकर 1960 के दशक में एक और विचारधारा आया। अब आप बोलोगे सर ये विचारधारा महत्वपूर्ण क्यों है? ये विचारधारा इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस विचारधारा में कुछ ऐसे भी लोग आए जो बहुत बड़े स्कॉलर थे और उन्होंने एक नए तरीके का चीज बताया। अब वो नए तरीके का चीज, अब ये जैसे इंटरव्यू देने गए आप, मान लीजिए हिस्ट्री ऑप्शनल है, बस एक लाइन में पता होना चाहिए कि भैया है क्या। अगर मान लीजिए सुने तो हो ना कि ये है क्या, तो भैया एक लाइन में पूछा, आपने बता दिया कि चलो भैया कैम्ब्रिज स्कूल ये है और उपयोगितावादी दृष्टिकोण ये है, काम खत्म। इसमें लिखेगा, जैसे मैंने क्या लिखा है लास्ट में, लेखकों ने, मतलब समाजवादी, इसमें इसके कैम्ब्रिज के अंतर्गत लेखकों ने राष्ट्रीय आंदोलन को ब्रिटिश शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग से उत्पन्न संघर्ष बताया। ब्रिटिश शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग से उत्पन्न संघर्ष बताया। जबकि अन्य विद्वान गैलाघर एवं उनके छात्र अनिल सील, ये बहुत बड़ा नाम है बेटा, अनिल सील, अंडरलाइन कर लेना, अनिल सील ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अभिजात वर्गों की आपसी प्रतिस्पर्धा बताया। अभिजात यानी ऊपरी वर्ग की आपसी प्रतिस्पर्धा बताया, या अभिजात वर्ग की आपसी प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष बताया। देखो बहुत ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत ठीक है, धन्यवाद बेटा। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा लिखाने की जरूरत है बेटा, इतना सही है। हमने कहा क्या कि बेटा जब आप वही एंशिएंट लिखते ना, एंशिएंट में आराम से लिखा देंगे, जब वही आप एंशिएंट होता तो वहां से डायरेक्ट सवाल आता है एंशिएंट को कोरिलेट करके। मॉडर्न पीरियड में एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब इसी में मैंने जैसे बताया कि ये तो हो गया प्राच्यविद, है ना, कल आप नहीं थे तो मैं समझा दूंगा, है ना। और इसमें क्या है, एक हो गया वो, नहीं ठीक है, अभी क्या बताया, एक मैंने बताया आपको प्राच्य, ये क्या नाम है, कैम्ब्रिज, समझ में आ गया। बहुत ज़्यादा देखो, जब आप एग्ज़ाम नहीं देते ना, जब आप नए होते हो तो डरते हो कि पता नहीं क्या लिखेंगे और कैसे पास होंगे। लेकिन ये बताओ, बहुत ज़्यादा चीज़ें याद तो रहेगी नहीं हमें आपको याद रहेगी, संभव है, संभव नहीं है। अगर आपको बेसिक 2 लाइन याद है तो आप उसके आधार पे लिख सकते हो। अब एक लिखेगा, जैसे मैंने कहा कि यूटिलिटेरियन, उपयोगितावादी। अच्छा, आपके सिलेबस में भी दिखा हुआ है कि उपयोगितावादी
तो इसको लिख लीजिएगा एक हेडिंग इसी के नीचे। ये किसके औपनिवेशिक के नीचे ही है, मतलब अंतर्गत उपयोगिता, उपयोगितावादी विचारधारा या उपागम, उसमें लिखेगा 19वीं शताब्दी में जो परंपरा, 19वीं शताब्दी में जो परंपरा अंग्रेज प्रशासकों एवं इतिहासकारों, 19वीं शताब्दी में जो परंपरा अंग्रेज विद्वानों या प्रशासकों एवं इतिहासकारों के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय रही, वह उपयोगितावादी दृष्टिकोण है, या उसे उपयोगितावादी दृष्टिकोण माना जा सकता है। उपयोगितावादी विचारधारा के अंतर्गत, उपयोगितावादी विचारधारा के अंतर्गत मैकाले, बेंथम, एवं मिल जैसे विद्वानों को शामिल किया जा सकता है। मिल जैसे विद्वानों को शामिल किया जा सकता है। एक और पॉइंट लिखेगा, इस विचारधारा की प्रमुख विशेषता सांस्कृतिक एवं जातीय पूर्वाग्रह, सांस्कृतिक एवं जातीय या प्रजातीय पूर्वाग्रह की रही है। इस विचारधारा की प्रमुख विशेषता प्रजातीय एवं सांस्कृतिक पूर्वाग्रह की रही है। अब आप बोलोगे सर ये पूर्वाग्रह क्या होता है? सॉरी, ये पूर्वाग्रह क्या होता है? जैसे हमने कहा कि सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, जातीय प्रजातीय, यानी ब्रिटिश यह मानते थे मैं ही श्रेष्ठ हूं। जैसे कोई मान लिया कि भैया आईएएस बहुत टफ है, पीसीएस बहुत टफ है, नहीं होता है बहुत लोग, मतलब वो पढ़ने में ठीक है, योग्य हैं, लेकिन बहुत दूर है। वो सोचते हैं यार ये बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो भैया आईआईटी से ज़्यादा तो नहीं पढ़ना पड़ता है। आईआईटी का जब तैयारी करते हो मेडिकल का, तो कितना मेहनत करना होता है, करना होता है नहीं बेटा? आपने नहीं किया है ना? नहीं, बाकी कोई दोस्त होगा तो आप पूछिएगा, मतलब अच्छा खासा। आईएएस में क्या है कि थोड़ा सा उसमें लिमिट ये है कि बस यही पढ़ना है, मैथ है, साइंस है, जो भाई, और इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है सारे सब्जेक्ट, लेकिन उसमें भी डेप्थ कितना होता है, कितना कंपटीशन है। अब मुझे लगता है आईएएस से ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। आईआईटी मेडिकल में लगभग बराबर ही कंपटीशन है। आईएएस में सीट कम है, लेकिन आईएएस क्या होता है ना, आईएएस में भीड़ ज़्यादा है। खूब समझा करो, समझा करो। प्री देते हो, प्री में तो मैक्सिमम फेल हो जाता है। रही बात मेंस, मेंस में इंग्लिश में भी फेल हो जाता है बहुत बच्चे, कोई हिंदी में फेल हो जाता है, किसी का ऑप्शनल तैयार नहीं है। अब समझा करो। लेकिन 5% कंपटीशन हमेशा हर एग्ज़ाम में होता है, 5 से 7%। जो सर्वे आता है, सर्वे बताता भी है कि पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में और हिंदुस्तान के सर्वेक्षण 5 से 7% कंपटीशन एक होता है मेजर कंपटीशन। उसमें होता है कि कोई किसी को काट के जा सकता है ना? बाकी भीड़ होता है। जो आप ये समझो कि बहुत ज़्यादा सिंसियर नहीं होते। अब ये बताओ, आपकी इंग्लिश ठीक है तो मेंस में डरना नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग फेल ही हो जाते हैं। ऑप्शनल मैक्सिमम लोगों का तैयार नहीं होता आजकल। लोगों को बात करने नहीं आता है तो बाकी इंटरव्यू में निपटा देगा आपको। तो इसीलिए क्या है कि जो सिंसियर बच्चे होते हैं वो आज नहीं तो कल पास हो जाते हैं।
और जिसका भी पहली बार में इंटरव्यू कॉल होता है या दूसरी बार में और संतुलित है, वो जनरली बच्चा देखेगा पास होके यहां से ये क्या कर रहा है, जो पुरानी प्रथाओं से, हाँ ये कर रहा पूर्वाग्रह, पुरानी प्रथाओं से प्रभावित हो, ये भी कहा जा सकता है। एक और क्या लिखे आप, हाँ एक और पॉइंट लिखेगा उसी में आगे लिखेगा, उनकी दृष्टि में, किसकी दृष्टि में, उपयोगितावादी विचारकों की दृष्टि में, उपयोगितावादी विचारकों की दृष्टि में, उनकी दृष्टि में तत्कालीन भारतीय समाज अत्यंत पिछड़ा हुआ था, जिसका कल्याण, तत्कालीन भारतीय समाज अत्यंत पिछड़ा हुआ था और जिसका कल्याण ब्रिटिश संस्कृति को अपनाने और उसके शासन के अंतर्गत ही संभव था, और उसके शासन के अंतर्गत ही संभव था। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैकाले ने, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड मैकाले ने पाश्चात्य शिक्षा का प्रतिपादन किया। लॉर्ड मैकाले ने पाश्चात्य शिक्षा का प्रतिपादन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसे वर्ग का सृजन करना था, एक ऐसे वर्ग का सृजन करना था जो रंग में तो भारतीय हों, जो रंग में तो भारतीय हों, लेकिन सोच में ब्रिटिश, लेकिन सोच में ब्रिटिश, ठीक है बेटा, इतना काफी है। अभी क्या है, एक बार इंटरव्यू हो रहा था, हम लोग उस समय नए नए तैयारी करने आए थे। तो पहले क्या था ना कि आज फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सारी चीज़ें हैं। तो आज क्या होता है कि आप किसी का इंटरव्यू देख लेते हो, कोई टीचर बता रहा है तो, या बहुत बहुत ऐसे टीचर है जो मोटिवेशनल वीडियो या इंटरव्यू रिलेटेड वीडियो डाल देते हैं। तो आपको क्या है कि थोड़ा अपेक्षाकृत चीज़ें सरलता से मिल जाती है। तो पहले तो सोशल मीडिया था नहीं और ये सब तो था नहीं, तो हम लोग सीनियर जो होते थे जब प्री मेंस दे रहे तो पूछते थे कि इंटरव्यू में क्या पूछा। तो एक बार पूछा, इतिहास का अंत से क्या समझते हैं, एंड ऑफ द, व्हाट डू यू मीन बाय एंड ऑफ हिस्ट्री। ये सोवियत रूस को और ये सबको लेकर था कि सोवियत रूस का जब पतन हुआ तो कई इतिहासकार ने, पढ़िएगा आगे आएगा, एक टर्मिनोलॉजी प्रस्तुत किया गया और बहुत सारी कोल्ड वार को लेकर और इसको लेकर, अब वो नहीं बता पाए। फिर आके उन्होंने पूछा, खोजा। तो कई बार ऐसा होगा कि जब आप ऑप्शनल पढ़ते हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सोशियोलॉजी हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं न केवल आपके कोर्स में लाभ देगा बल्कि यहाँ भी लाभ देगा। और कुछ नहीं करना, एक बेसिक कॉन्सेप्ट बस समझ में आ जाना चाहिए। अब आपका, हम पूछिए। भारत के इतिहास को, है ना, हाँ ठीक है। अब हाँ देखिएगा, इनका एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कभी खराब नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन होता है, जो आप पूछ सके वही प्रश्न है। अब जैसे ये बोले इतिहास, अब इसी पे एक बात याद आ गया
बीएचयू में एक टीचर थे, नाम नहीं लेंगे, तो वो लेक्चरर से रीडर बनने वाले थे। तो यूजीसी की टीम गई थी, तो जिससे पूछा गया कि आप कितने इतिहास के कितने लेक्चर हैं, मतलब इतिहास के कितने पीरियड है, पीरियड। तो उन्होंने कहा कि इतिहास के 4 पीरियड है। मतलब वो जो 4 पीरियड लेते हैं वो उसके बारे में बता दिया। जबकि आपके प्रश्न के अनुसार इतिहास के कितने पीरियड हैं भारत के अंदर? हाँ ठीक है, एक तो क्या है प्राचीन, और ये मध्य, यही तो है, और ये है आधुनिक। अब आपका सवाल है कि सर इसे मध्य क्यों कहा गया? अब चूंकि ये प्राचीन और आधुनिक के बीच में है, हाँ, तो अब जब प्राचीन, जब देखिएगा आप, जब देखिएगा प्राचीन का भी जैसे एक होता है प्रागैतिहासिक होता है, प्रागैतिहासिक जिसका लिखित विवरण है लेकिन पढ़ा नहीं गया है ना, सॉरी, ये जिसका लिखित विवरण नहीं है और जैसे ये पुरातात्विक स्रोत पर निर्भर है। और एक होता है आदि इतिहास कि जिसका लिखित विवरण है लेकिन पढ़ा नहीं गया, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना। तो आदि इतिहास देखिएगा, इन्होंने कहा कि यह है, इसको कहते हैं प्रारंभिक भारत का इतिहास जो है वो 2 भागों में है, प्रागैतिहासिक और फिर तीसरा है ऐतिहासिक। सुनिएगा, मैं मॉडर्न पढ़ा रहा हूं लेकिन एक प्रश्न है और उस प्रश्न का समाधान मैं कर दे रहा हूं। इनका प्रश्न है कि सर जो प्राचीन भारत है उसमें प्रागैतिहासिक है, एक आदि इतिहास है, प्रोटो हिस्ट्री। प्रागैतिहासिक का मतलब होता है, प्राक मतलब होता है पूर्व, अगर आए ये ना प्रागैतिहासिक, इसको कहते हैं प्री हिस्ट्री। प्राक मतलब होता है पूर्व, यानी ऐतिहासिक के पूर्व, यानी जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है। तो उसका देखिएगा आदिमानव के बारे में हम कैसे जानते हैं? हम जानते हैं जैसे कंकाल वगैरह पुरातात्विक स्रोत के आधार पर। जब आइएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वहां हम किस आधार पर जानते हैं? मृदभांड वगैरह ये सब के माध्यम से, है ना। और लेखन शैली तो है लेकिन हमने पढ़ा नहीं पाए। एक ऐतिहासिक है जिसके माना जाता है बुद्ध काल से ऐतिहासिक, हालांकि वैदिक काल का भी आप जोड़ते हैं, कई चीज़ें ऐसा है जिसे ऐतिहासिक मानते हैं कि जिसके बारे में कोई ज़्यादा विवाद न हो, जिसका इतिहास बड़े स्पष्ट और जो है ना, जिसमें कोई संशय नहीं हो। जैसे हमारा कोई संशय नहीं है कि भाई ये 4 वेद है, ये बुद्ध है, ये कोई संशय नहीं है ना, तो वो कहता है ऐतिहासिक। अब इसी में एक सवाल आया जो किसी के मन में, आप ही के नहीं, ये किसी के मन में हो सकता है कि सर ये प्राचीन से मध्य के बीच ये किस आधार पे विभाजन किया गया? ये प्रश्न होता है। जैसे आप इंटरव्यू देने जाओगे, हमने कहा ना कि कोई लड़का लगातार क्लास करे 1.5 साल 1 साल अच्छा से पढ़े तो उसके कोई भी ऐसा समस्या का समाधान नहीं, लगभग 10 में से 9 हो जाएंगे, लिखने के स्तर पे भी और बोलने के स्तर पे भी। ये इंटरव्यू में हो सकता है, आपके बीपीएससी में भी हो सकता है, आईएएस में भी, कि दोनों का मानदंड क्या था। तो अब मध्य, तो देखिए हर्ष की मृत्यु के पश्चात ऐसा माना जाता है कि जब 647 में हर्ष की मृत्यु हुई, तो हर्ष की मृत्यु क्यों भाई, और भी लोग थे, उसकी मृत्यु के बाद क्यों नहीं? क्योंकि हर्ष उत्तर भारत का सबसे बड़ा सम्राट था। तो कहता सर दक्षिण भारत क्यों नहीं लेंगे? तो दक्षिण भारत में उस समय कोई उतना बड़ा साम्राज्य नहीं था, पल्लव की शुरुआत हुई थी। और हर्ष के समय एक जैसे ही मृत्यु हुआ तो हर्ष के समय ही एक शुरू हुआ तो सामंतवाद की प्रवृत्ति, सामंतवाद की विघटनकारी प्रवृत्ति। जैसे भूमि दान दिया गया था तो उस ईसा के जन्म के बाद से इन्होंने कहा, हाँ वो अलग चीज है बेटा, है ना, वो जो बोल रहे हो। तो अब क्या हुआ, सुनना ध्यान से, तो भूमि अनुदान दिया गया ब्राह्मणों को, बौद्धों को, जैनों को। तो जब भूमि अनुदान दिया गया तो आपको कुछ अधिकार दिया गया, प्रशासनिक अधिकार दिया गया, न्यायिक अधिकार, राजस्व के अधिकार।
लेकिन बाद में सारे अधिकार मिलने लगे। पहले तो केवल राजस्व के थे, आपके अधिकार थे, धीरे धीरे प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार मिले और आप वहां के सर्वे सर्वा बन गए। बाद में सैन्य अधिकार मिल गया। तो जो सामंत है, ये जो भूमि अनुदान प्राप्त करता है, ये बन गया अब सामंत के रूप में और छोटे छोटे राजा के रूप में हो गया। समझ में आ गया बात? तो हर्ष की मृत्यु के बाद ये जो सामंतकारी प्रवृत्तियां हैं, ये हो गया मजबूत और पूरे भारत के नॉर्थ और ईस्ट भाग में राजपूत का शासन एक तरह से धीरे धीरे होने लगा। तो इतिहासकारों ने कहा कि विभाजन कैसे किया जाए, तो उन्होंने क्या किया, इसका विभाजन का जो आधार बनाया वो बनाया हर्ष की मृत्यु के बाद। अब ये समस्या आ गया कि मध्यकाल कब हुआ, तो इसको क्या किया इन्होंने कि हर्ष की मृत्यु के बाद जैसे कहा कि पूर्व मध्यकाल, प्री मेडाइवल, और एक जो एक मेच्योर मध्यकाल है, उत्तर मध्यकाल, जैसे मान लिया कि दिल्ली सल्तनत 1206 मान लिया गया, जब कुतुबुद्दीन ऐबक वैधानिक रूप से, जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना जब 1206 में हुआ और वैधानिक रूप से शासक बना, तब से 1707 तक क्या हुआ, ये हो गया मध्यकाल। फिर मैंने बताया आधुनिक, तो हमारे यहाँ का इतिहासकार जो राष्ट्रवादी है वो कहते हैं 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु हुई। और जो कल का वीडियो देख लेना, देखा, आज देख लेना, पता चलेगा, मैंने कल बताया था। और यूरोपीय जो इतिहासकार है, साम्राज्यवादी इतिहासकार, उन्होंने कहा कि बक्सर, ये बैटल ऑफ पलासी के युद्ध के बाद आधुनिक युद्ध। अच्छा, हमारा देखो सिलेबस भी है मिड 18th सेंचुरी जीएस में, तो ये किया गया है ना। अब आधुनिक में भी देखेगा, उत्तर जो है कहा गया कि ये क्या नाम है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पश्चात, और अभी तक शामिल हो गया। ये आधुनिक ही चल रहा है। अब इसी में धीरे धीरे आगे जाकर क्या होगा, चेंजेस होगा। अभी क्वेश्चन बनेगा आपका कि भूमंडलीकरण और इतिहास लेखन। अब मुझे आप दिला देना कि जैसे मैं कल आऊँगा ना, तो मैं कल यूरोप का इतिहास तो पढ़ाऊँगा पहला यूनिट से, आपका जो पहला यूनिट है ना सेकेंड पेपर का। लेकिन आप याद दिला देना, तो एक टॉपिक होगा भूमंडलीकरण और इतिहास लेखन। ये आपको इंटरव्यू में पूछेगा और आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। अब लिखिए हेडिंग, राष्ट्रवादी उपागम। पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, जिसको दिक्कत होगा फिर खुद पूछिएगा। राष्ट्रवादी उपागम अप्रोच, कैम्ब्रिज हो गया, वो हो गया। अब इसमें आइए, लिखिएगा राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, लिखिएगा पॉइंट में लिखिएगा, है ना, पॉइंट में, फ्लो चार्ट में, मतलब इसे याद रहेगा, है ना। लिखिएगा राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ। लिखिएगा वस्तुतः, उसी में वस्तुतः जिनको लिखना नहीं आता है देख लीजिएगा, गलत मत लिखिए। वस्तुतः पाश्चात्य शिक्षा या पश्चिमी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा एवं औपनिवेशिक साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, पाश्चात्य शिक्षा एवं औपनिवेशिक साम्राज्यवादी इतिहास लेखन ने भारतीयों के मन में इतिहास के प्रति एक चेतना उत्पन्न कर दी। इतिहास के प्रति एक चेतना उत्पन्न कर दी।
ठीक है, मतलब हमने कहा कि वेस्टर्न एजुकेशन हुआ, और उन्होंने जिस प्रकार से लिखा। एक और पॉइंट लिखेगा इस लेखन के अंतर्गत, उपनिवेशवादी, इस लेखन के अंतर्गत उपनिवेशवादी शोषणात्मक चरित्र को उजागर किया गया। मतलब उसने जो हमें गुलाम बनाकर रखा था, उपनिवेशवादी शोषणात्मक चरित्र को उजागर किया गया। शोषणात्मक चरित्र को उजागर किया गया। और साथ ही उसमें लिखेगा, और साथ ही उपनिवेशवाद की विस्तृत एवं वैज्ञानिक रूप से आलोचना भी की गई। उपनिवेशवाद की विस्तृत एवं वैज्ञानिक रूप से आलोचना भी की गई। एक और पॉइंट लिखेगा, राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने साम्राज्यवादी इतिहास लेखन को, राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने साम्राज्यवादी इतिहास लेखन को चुनौती देने हेतु भारतीय इतिहास की महत्ता को रेखांकित किया। चुनौती देने हेतु भारतीय इतिहास के महत्ता को या महत्व को रेखांकित किया। एक और पॉइंट लिखेगा, इन लेखकों ने या इन राष्ट्रवादी लेखकों ने साम्राज्यवादी इतिहासकारों के पूर्वाग्रह से ग्रसित, साम्राज्यवादी इतिहासकारों के पूर्वाग्रह से ग्रसित इतिहास लेखन का विरोध किया। साम्राज्यवादी इतिहासकारों के पूर्वाग्रह से ग्रसित इतिहास लेखन का विरोध किया। एक और लिखेगा, इस इतिहास लेखन ने ब्रिटिश के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष को तीव्र करने की प्रेरणा दी। ब्रिटिश के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष को तीव्र करने की प्रेरणा दी। एक और लिखेगा पॉइंट, प्रादेशिक इतिहास लेखन को भी प्रोत्साहित किया। प्रादेशिक इतिहास लेखन को प्रोत्साहित किया। प्रादेशिक इतिहास लेखन को प्रोत्साहित किया। प्रमुख इतिहासकार लिखेगा, इसमें कौन कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पट्टाभी सीतारामैया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पट्टाभी सीतारामैया, अंबिका चरण मजुमदार, लाला लाजपत राय, C.F. एंड्रूज इत्यादि
ठीक है, मतलब ये मेनली आया किस लिए था कि उसने बताया, हमने विरोध किया बस। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो मेंस में आपके आएंगे सवाल इससे, इनके कमियां क्या थी, ये मेन है। मैंने कहा ना, जहां पूछेगा मेंस में, जैसे मार्क्सवादी से मेंस में आएगा, उपयोगितावादी से आएगा, तो मैं थोड़ा बता दिया, फिर पढ़ेंगे विलियम बेंटिक में। विलियम बेंटिक में डायरेक्ट सवाल आएगा, चाहे वो आप स्टेट पीसीएस दो, यूपी बिहार चाहे आईएएस, एकदम डायरेक्ट आएगा। तो कई बार क्या होता है, लोग नहीं पढ़ते, सोचते यार ये थोड़ी आता है, ये कहाँ आता है, नहीं आता है। क्वेश्चन देखो ना, जिसको क्वेश्चन याद होगा, हम याद का मतलब ये नहीं है कि एक एक लाइन, मतलब एक और दिमाग में है कि वो कैसे सवाल पूछा है, तो वो सवाल वो कभी भी पास हो जाएगा। क्वेश्चन याद तभी होगा कि आप पढ़ते हो और आपको ये रहे कि पूछ कैसे रहा है। अब कमियां क्या रह गई इसकी, इसको लिखिएगा सीमाएं। अच्छा एक चीज बता रहे हैं, जब आप किसी की कमियां बताए ना, तो ये अच्छा शब्द है, सीमाएं क्या है। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा। पहली बार राष्ट्र गौरव को कल्पना के आधार पर स्थापित करने की बात किया गया। राष्ट्र गौरव को कल्पना के आधार पर स्थापित करने का प्रयास किया गया। कल्पना के आधार पर कैसे, कि उन्होंने भारत के इतिहास को स्वर्ण युग के आधार पर लिखने का प्रयास किया गया। अब हर चीज बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मॉडर्न की बात कर रहा हूं। उन्होंने क्या कहा कि गुप्त काल क्या है, एक गोल्डन पीरियड है, स्वर्ण युग है, कहा कि नहीं। भारत माता कोई है नहीं, इन्हें कल्पना किया गया कि नहीं, भारत मां है। तो गौरव के आधार पर स्थापित करने का प्रयास किया गया। और कहीं कहीं पर तो और कहीं कहीं पर तो ये इतिहासकार वास्तविक ऐतिहासिकता से दूर चले गए। और कहीं कहीं ये इतिहासकार वास्तविक ऐतिहासिकता से दूर चले गए। ये वास्तविक ऐतिहासिकता का मतलब ये हुआ बेटा कि जो ये जितना सही है, जितना अभी कल्पना का भी एक हद है ना, कि मैं तुम्हारे लिए तारा तोड़ कर लाएंगे। आज तक तारा पे कोई पहुंचा ही नहीं, तारा तक कुछ सैटेलाइट गया है, बहुत दूर है वो, है चांद तोड़ कर लाएंगे क्या, कोई कल्पना ही है। तो ये कल्पना भी, अच्छा सामने वाले को भी पता है कि ना वो तारे पे जाएगा ना लाएगा, ये पता है। आप तो ऐश्वर्या से सुंदर हो, उसको भी पता है कि ऐश्वर्या नहीं है, लेकिन उसी से खुश हो जा रहा है क्या, ये बहुत समझता है। चलो अच्छी बात है। और लिखेगा उसी में दूसरा, निम्न जाति एवं जनजातियों द्वारा चलाए गए, निम्न जाति एवं जनजातियों द्वारा चलाए गए मुक्ति आंदोलन की उपेक्षा, अर्थात वर्ग या जाति के संदर्भ में, उसमें लिख लीजिएगा, अर्थात वर्ग या जाति के संदर्भ में भारतीय समाज के आंतरिक विरोधाभास की उपेक्षा, भारतीय समाज के आंतरिक विरोधाभास की उपेक्षा, एक और लिखेगा, इनके दृष्टिकोण के कारण कालांतर में, लिखेगा इन इतिहासकारों के या इनके दृष्टिकोण के कारण कालांतर में उग्रवादी हिंदू दृष्टिकोण का विकास हुआ। उग्रवादी हिंदू
दृष्टिकोण का विकास हुआ जिसमें अखिल हिंदुत्व की अवधारणा का जिसमें अखिल हिंदुत्व की अवधारणा का भी विकास देखा गया, अखिल हिंदुत्व की अवधारणा का ही विकास देखा गया। इसी क्रम में, उसी में लिखा, इसी क्रम में जितनी भी सामाजिक बुराइयां हुई उसे मुस्लिम आक्रमण से जोड़ा गया। इसी क्रम में, अधिक मैं लास्ट में कैसे थोड़ा सा मतलब मध्यम मार्ग अपनाऊंगा। इसी क्रम में जितनी भी सामाजिक बुराइयां हुई उसे मुस्लिम आक्रमण से जोड़ा गया। इन्होंने इतिहास लेखन को हिंदू पुनरुत्थानवाद से जोड़ दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने इतिहास लेखन को हिंदू पुनरुत्थानवाद से जोड़ दिया। देखो क्या है कि नो डाउट जो है, देखो चीज़ों को समझना है। हम तो स्टूडेंट है, हमें तो पास होना है, हमें किसी विचारधारा से ज़्यादा मतलब नहीं है, पता होना चाहिए। लेकिन क्या, जैसे मान लिया जाए आप हैं तो ठीक है, आपने क्या किया कि हमने कल्पना किया, हमने बोला कि ठीक अतीत में भी सनातन धर्म था, गुप्त काल गोल्डन पीरियड था, कुछ हद तक तो सांस्कृतिक दृष्टि से तो था ही, बहुत सारा भाई हुआ, वो एक अलग मैटर है। और हिंदुत्व की जो अवधारणा है और मजबूत हुई, इसमें दो राय नहीं है, ये भी मान लिए। अब एक समस्या ये हुआ कि आप ये जो इतिहासकार थे, इन्होंने हिंदुत्व के चक्कर में क्या हुआ, वो इस्लाम का बुराई करना शुरू कर दिए। कमियां तो उधर भी है, कमियां इधर भी है, ठीक। अब वो जितने भी बुराई थे सारा जोड़ दिया मध्यकाल से, और गौरव किस पे दिया, प्राचीन काल में दिया। और जो अभी जो वेस्टर्न एजुकेशन से पढ़कर आए वो तो आलोचना करना शुरू कर दिया कि आप अगर प्राचीन काल को ही श्रेष्ठ मानते हो तो वहां तो सती सिस्टम है, बाल विवाह है, बहुत सारी बुराई है। तो अब ले देकर जो है आप भी फंस गए, और इन्होंने हर चीज को हिंदू पुनरुत्थानवाद से जोड़ दिया। ठीक है, ये एक कमी है। एक और कमी, एक लाइन में लिख लो, ये आ जाएगा, क्वेश्चन आ सकता है, लिखेगा जेम्स मिल के सांप्रदायिक इतिहास विभाजन को चुनौती देने में असफल रहे। क्या था ना, प्राचीन मतलब हिंदू, मुस्लिम और ईसाई। जेम्स मिल के सांप्रदायिक, ऐसे आदमी का नाम है, जेम्स मिल के सांप्रदायिक इतिहास विभाजन को चुनौती देने में असफल रहे और किसी तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक इतिहास या काल के विभाजन को प्रस्तुत करने में असफल, और लास्ट लिखेगा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास लेखन की उपेक्षा। आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास लेखन की उपेक्षा। चलिए अब आगे बढ़े। ये हो गया आपका, मतलब ये लिमिटेशन भी हो गया सारा। अब क्या है, मार्क्सवादी उपागम। या इतिहास लेखन। ठीक है, इसमें लिखेगा पहला पॉइंट, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय इतिहास लेखन में, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय इतिहास लेखन में जो सबसे गंभीर प्रयास किया गया
वह था मार्क्सवादी दृष्टिकोण का विकास। वह था मार्क्सवादी दृष्टिकोण का विकास। जो सबसे गंभीर प्रयास किया गया वह था मार्क्सवादी दृष्टिकोण का विकास। इनके दृष्टिकोण का आधार, इनके दृष्टिकोण का आधार आर्थिक एवं सामाजिक संबंध थे। आर्थिक एवं सामाजिक संबंध थे जिसमें जिसने कर लीजिएगा जिसने उत्पादन संबंध को प्रभावित किया, जिसने उत्पादन संघर्ष को प्रभावित किया, संबंध को प्रभावित। मतलब कह रहा है क्या, हमने बताया है ना कि उसका कहना है कि जितना भी परिवर्तन हुआ सब उत्पादन को लेकर हुआ। इसको एक लाइन लिख लीजिएगा तो और समझ में आ जाएगा। लिखिएगा, मार्क्स वाद के अनुसार राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मार्क्सवाद के अनुसार राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य दूसरे परिवर्तनों का मूल कारण आर्थिक परिवर्तन होते हैं। अन्य दूसरे परिवर्तनों का मूल कारण आर्थिक परिवर्तन होते हैं। एक और पॉइंट लिखिएगा, अब भारत में कैसे विकास हुआ मॉडर्न पीरियड में। लिखिएगा, 1930 के दशक में, 1930 के दशक में भारत में तेजी से मार्क्सवादी विचारधारा का प्रसार हो रहा था। 1930 के दशक में जबकि, उसी में लिखेगा, जबकि 1940 के दशक में रजनी पामदत्त की इंडिया टुडे प्रकाशित हुई। रजनी पामदत्त की इंडिया टुडे प्रकाशित हुई और उसमें उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें उन्होंने तो 40 के दशक, ये क्या होता है ना, कई बार डेट याद नहीं रहता बच्चों को, तो इसका एक फंडा क्या होता है, तो 40 के दशक है ना, 40 के दशक में इंडिया टुडे प्रकाशित हुई जिसमें उन्होंने भारत में औपनिवेशिक शासन को 3 भागों में या 3 अवस्थाओं में, जिसमें उन्होंने औपनिवेशिक शासन को 3 अवस्थाओं में बांट कर देखा। और 3 डैश करके क्या था, जैसे आपको पता है, पहला वाणिज्यिक, मतलब हमने कहा औपनिवेशिक शासन काल का मतलब है कि इनका मानना था रजनी पामदत्त का कि भैया देखो, उन्होंने क्या कहा कि भैया इन्होंने ये अंग्रेज जो शासन किया वो शोषण के लिए किया, आर्थिक कारण से किया, तो उसको जो कैसे बांट दिया उन्होंने, वाणिज्यिक, दूसरा क्या बांटा, औद्योगिक, और तीसरा क्या बांट दिया, वित्तीय, वाणिज्यिक पूंजीवाद। ये कब है, 1757 से 1813 और 1860 से, अगर याद होगा तो 1947, याद आया। ये इन्होंने कहा कि भैया
इसको ऐसे बांट दिया इन्होंने। पहला वन, हाँ बोलो। ये दोनों अंतर है। ये कमर्शियल, इसमें केवल रॉ मटेरियल ले गया और रॉ मटेरियल ले आकर अपने इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक बैकग्राउंड तैयार हो रहा है, और यहाँ से धन ले गया शोषण करके, चाहे रकम के रूप में, चाहे रॉबर्ट क्लाइव वगैरह देखिएगा, यहाँ से क्या लाया, उपहार के रूप में ले गया। और यहाँ पे क्या होता है, वित्तीय का मतलब है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, फाइनेंशियल। हाँ, इन्होंने जैसे रेलवे में इन्वेस्ट किया, जहाजरानी के रूप में इन्वेस्ट किया, यहाँ के अलग अलग सेक्टर में जो है ये बीमा में किया, और उससे जो आया पैसा वो अपने रखा। इवन रेलवे वगैरह में जो किया इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट वगैरह जो होता था वो इंडिया देता था। तो वित्तीय औद्योगिक में क्या हुआ, वहाँ से रॉ मटेरियल लाया, यहाँ से ले गया, वहाँ से बना लाया, और यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स का डिक्लाइन हो गया। उन्होंने कुछ उद्योगों में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, और यहाँ जो पॉलिसीज थे कुछ लिबरल किया अपने लिए। तो यहाँ पे मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड भी हो गया। 18 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, फ्री ट्रेड आया यहाँ पे, है ना। तो ये है ना, तो पढ़ेंगे भी हम लोग, ये तो क्वेश्चन ही आता है अलग से। एक और लिखेगा इसी में, नेक्स्ट पॉइंट। रजनी दत्त के अनुसार, या रजनी पामदत्त के अनुसार, 20वीं शताब्दी में पूंजीवादी निवेश एवं उससे प्राप्त आय या लाभ, उससे प्राप्त लाभ औपनिवेशिक शोषण का सबसे प्रमुख चरित्र था। औपनिवेशिक शोषण का सबसे प्रमुख स्रोत था। तो ये तो इन्होंने बताया इसके बारे में। भाई हम क्या पढ़ रहे हैं कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन और क्या आधुनिक भारत का क्या संबंध है, उन्होंने किस प्रकार से लिखा। तो मैंने रजनी पामदत्त का, अब यही रजनी पामदत्त जब 87 के बारे में बताएगी तो कहेगी कि पुराने लोग, जैसे राष्ट्रवादी अगर 87 बताएगा तो क्या बता रहा है राष्ट्रवादी। अभी आप कभी गौर किए हो, जो लड़का अगर इस चीजों को नहीं समझेगा कि राष्ट्रवादी क्या है, तो इसके लिए भागना मत, क्योंकि ये नहीं समझोगे तो कुछ नहीं समझे। अभी आप जरा सोचो, पहले क्या बोला जाता था कि 1857 की क्रांति या 1857 विद्रोह है। अब क्या बोला जा रहा है, क्रांति है, स्वतंत्रता संग्राम का कहीं ना कहीं। पहले बताया कि प्रभाव इसका राष्ट्रीय था, लेकिन ये उस समय छिटपुट था। बोला भले ही छिटपुट है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां से शुरू हुआ सब कुछ। छोटे छोटे थे, ये क्वेश्चन भी है, हाँ छोटे छोटे थे, मतलब इसका इंपैक्ट राष्ट्रीय था। हाँ बहुत जगह हुआ, लेकिन ये क्या हुआ कि एक ही साथ कई जगहों पर हुआ, अब वो अलग अलग जगह पे हुआ। फिर इसके प्रभाव भी क्या थे, इसके प्रभाव राष्ट्रीय थे। हाँ ये प्रभाव राष्ट्रीय थे। प्रभाव राष्ट्रीय का मतलब ये हुआ कि इसके प्रभाव, भाई 1858 का एक्ट आ गया। कभी सोचो कि 1857 के बाद ही 1858 का एक्ट आया। हाँ तो वो एक्ट आया, तो एक्ट में आया क्या, नहीं नहीं क्या लाया, उस एक्ट से आपका जो भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का चरित्र बदल गया है। आपका उसका प्रभाव राष्ट्रीय कैसे है, सेना में आपका जाति और धर्म के आधार सांप्रदायिक विभाजन किया। तो यानी फूट डालो और शासन करोगे नीति, तो ये केवल एक जगह नहीं अपनाया गया, पूरे इंटायर इंडिया में अपनाया गया। तो ये 1857 के एक्ट के अनुसार, मतलब 1857 के क्रांति के बाद ही हुआ, 58 के एक्ट में। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसी का परिणाम था कि पहली बार ऐसा हुआ। यही तो लिखने की कला है। बहुत लोग बोला अलग अलग चीज, नहीं किसी ने कहा कि षड्यंत्र है, किसी ने कहा ईसाई के विरुद्ध षड्यंत्र है,
किसी ने कहा कि न तो ये प्रथम है, न तो स्वतंत्रता संग्राम, न ये स्वाधीनता, वो तो बोलेगा सब, लेकिन ऐसा लिख दो तो गड़बड़ हो जाएगा। अब जो बताया जा रहा है, अब राष्ट्रवादी अप्रोच जो है थोड़ा बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो शोध हुआ है उसे बताया जा रहा है, बताया क्या जा रहा है। और ऐसे भी लिखना है आपको कि 1857, ये भाई ठीक है, ये क्या कही छोड़ दो कि 1857 का जब क्रांति हुआ, अब समझो, तो उस क्रांति के बाद, उस क्रांति में हमने हिंसा का प्रयोग किया। यही तो इतिहास लिखने की कला है। सिंपल चीज लिख के आओगे तो जैसे अब फेल हो रहा है, सब फेल हो जाएगा। आप मानते हो कि हिंसा का प्रयोग हुआ, और हमारे पास हथियार नहीं थे। थे हथियार? आज भी नहीं है, अब हो गया। चल आज ये सब बात है, चलो आज तो है चाकू वगैरह ये सब भी है, नहीं आज तो है। लो, तो क्या हमारे पास हिंसा के लिए हथियार भी नहीं है, और नहीं हमारे पास कोई भी हथियार का निर्माण हो रहा है देसी, और नहीं भी हमारे पास इतने संसाधन है कि हम बाहर से मंगा सकते हैं। क्या जो विद्रोही थे उनके पास बाहरी विदेशों संपर्क था 1857 में? नहीं था। बहुत कूदे तो नेपाल से था, बाहर से संपर्क नहीं था। अब अपवाद छोड़ दो, मैं ऐसे सिंपल वे बात कर रहा हूं। नहीं उत्पादन होता था हथियारों का, और अभी भी मान लो जब आपको अपने से मजबूत लोगों से लड़ना है तो आप हिंसा से लड़ सकते हो, मारेगा 2 थप्पड़ बस गिर जाएगा। इसके बाद क्या, तो वहां पे क्या हुआ, बाद के जो आंदोलनकारी थे, नेतृत्वकर्ता थे, उन्होंने इंस्पायर हुए और सोचे कि हिंसा तो नहीं करना है। गांधी अलग फेज में चले गए। गांधी अहिंसा के एक्सट्रीम फेज में थे, मन वचन कर्म वो छोड़ दो। जो उदारवादी भी थे, क्या उन्होंने एक भी हिंसा की बात की? हालांकि भारत के जमीन पे कोई भी हिंसा की बात नहीं करता है, वो देखने से होता है, मार देंगे काट देंगे, थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है। तो कहने का मतलब ये भी एक क्या हुआ इंपैक्ट था इसका, किसने बाद में जाकर, अच्छा जरा सोचो ना, जब 1857 में हुआ तो उसमें मध्य वर्ग के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन यही क्या हुआ, किसी को उम्मीद नहीं था कि इतना फैल जाएगा। और जब यही 1859 और 60 में नील आंदोलन हुआ बंगाल में, तो वहां पे जितने भी इंटेलेक्चुअल थे उन्होंने सपोर्ट किया। क्यों? मतलब उसी बंगाल में सैनिक विद्रोह हो रहा है तो कोई सपोर्ट नहीं किया, और एक साल बाद उसी वहीं पे जब नील आंदोलन हो रहा है तो क्यों? क्योंकि लोगों ने रियलाइज किया, मिडिल क्लास ने, कि यार इतना ज्यादा हो जाता तो हम लोग क्या कर देते। केवल जमीन नहीं था, आप सहमत है कि वो जमींदार भी थे, ये एक फैक्टर था, लेकिन केवल वहीं पे नहीं, और भी जगह था। हरिश्चंद्र मुखर्जी जमींदार नहीं थे, इंटेलेक्चुअल आदमी थे, तो जमींदार थे, केवल ये कारण नहीं था, और भी कारण था कि मध्यम वर्ग ने रियलाइज किया। और यही वजह है कि देखिए धीरे धीरे संगठन बनने की प्रक्रिया तेज हो गई। 1857 के पहले संगठन बनने की प्रक्रिया उतनी नहीं थी, राजनीतिक संगठन बनने की प्रक्रिया बनी 49 में बनी, बंगाल में, ज्यादातर बंगाल में थी, लेकिन 1857 के बाद बंगाल से बाहर निकला प्रक्रिया वो। तो ये अब बताया जा रहा है कि नहीं, इसका अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। और मार्क्सवादी ने क्या कहा, तो ये राष्ट्रवादी अप्रोच है यहां, यानी इतिहास के कुछ जगह पर पाइका विद्रोह को क्या कहा गया? कहा गया कि स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत यहां से हुआ, आप मांग कर रहा है, बोलो पाइका। मोदी जी 2 बार बीजेपी गई चुनाव में, लिखना नहीं है, तो बोले कि हम स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा दे देंगे। तो चुनाव था, चुनाव खत्म हुआ, हार गई तो नहीं दी दर्जा। तो कहने का मतलब राष्ट्रवादी अप्रोच। जैसे क्वेश्चन आया आईएएस में, जीएस में, आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन्हें पता होगा, ये क्वेश्चन था कि आईएनए का महत्व बताइए, है ना। वो आईएनए कह रहे हैं ये जो नेवी का जो विद्रोह हुआ था उसका, ये नेशनलिस्ट अप्रोच है कि किस प्रकार से 1947 के फरवरी में आईएनए ने क्या किया। मतलब एक सेना ही था जो ब्रिटिश का साथ दे रहा था, अब सेना भी गया, तो वो सेना का महत्व बता रहा है ना। ये नेशनलिस्ट अप्रोच हुआ। तो ऐसा नहीं कि नेशनलिस्ट में सारी चीज खराब ही था, ये समझने का प्रयास करना है। अब मार्क्सवादी ने क्या कहा 1857 को, रजनी पामदत्त ने,
कांग्रेस को कहा कि ये जो संस्था है ना कांग्रेस, वो मध्यवर्गीय संस्था है। तो शुरू में कांग्रेस तो मध्यवर्गीय संस्था थी, नो डाउट, लेकिन टोटली मध्यवर्गीय संस्था नहीं कर सकते कांग्रेस को, ये मानने वाली बात है। क्योंकि बाद में किसान भी तो आया, मजदूर भी आया, दलित भी, महिला भी। तो एक पॉइंट लिखेगा इसी में, मार्क्सवादी वाले में लिखेगा, आंसर लिखेगा, अभी बताएंगे, जब ये बता देंगे ना तो एक दिन आंसर राइटिंग का बताएंगे आपको, है ना। हो सकता है कल ही बता दे, कल ही बता देंगे आपको, ठीक। सब शुरुआत हो ही रहा तो बता देंगे कि आंसर राइटिंग का एक अच्छा आंसर राइटिंग कैसे लिखा जाए, और उसकी क्या कुछ क्वेश्चन, मॉडर्न का क्वेश्चन ही केवल टच करेंगे और बता देंगे किस प्रकार से अप्रोच रखा जाए। क्योंकि देखो क्या, ज्यादातर मार्क्सवादी होता है, लेकिन आप क्या है ना, क्वेश्चन के पैटर्न पे होता है। अगर महिला से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो खुद ही सवाल टर्न है वो, है ना, तो क्वेश्चन पे होता है वो। आपको कल बता देंगे हम सारा। एक लिखा पॉइंट उसी में, रजनी पामदत्त ने 1857 के विद्रोह को पुरातन पंथी, लिखेगा पुराने इनवर्टेड कॉमा में, पुरातन पंथी ऐसे लिखेगा, पुरातन पंथी एवं सामंती शक्तियों एवं व सत्ताच्युत राजाओं का संघर्ष बताया। ठीक है। जबकि वहीं दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, इसी में लिख लीजिए, जबकि दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मध्यवर्गीय संस्था करार दिया। एक और पॉइंट लिखेगा, यही नहीं, दत्त ने महात्मा गांधी को भारतीय पूंजीपतियों का प्रतिनिधि कहा। सीसम कुमार, गुड मॉर्निंग। जबकि उन्होंने महात्मा गांधी को भारतीय पूंजीपतियों का प्रतिनिधि कहा। वो कहती क्या थी, ध्यान दीजिएगा कि भाई 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, तो ये पूंजीपतियों के मतलब जो है ये जमींदार वर्ग के दबाव में, और 1930 में जब वापस लिया गया, सविनय अवज्ञा जो है 31 में जो वो कराची अधिवेशन में पुष्टि की गई, और जो है मार्च में आपको पता होगा कि जिस प्रकार से गांधी इरविन पैक्ट किया गया, तो वो उनका कहना है कि पूंजीपति का दबाव था। इन्होंने नमक का जो मुद्दा ली, समझ रहे हैं ना, तो ये आलोचना होगा। अगर आपको यहां अगर पता हो गया कि किस मानसिकता से बताया जा रहा है, तो ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन हो सकता है। ये क्वेश्चन आता भी है कि गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक का चयन क्यों किया। अब रजनी पामदत्त जैसी महिला होगी, इतिहासकार तो क्या बताएगा, ये तो पूंजीपति आदमी थे। तो ये जो है, इसी में एक और है, बिपिन चंद्र है, लिख लीजिएगा, प्रतिनिधि बताया। लिखिएगा एक पॉइंट, कालांतर में मार्क्सवादी इतिहास लेखन में भारतीय राष्ट्रवाद से संबंधित, कालांतर में मार्क्सवादी इतिहास लेखन में भारतीय राष्ट्रवाद से संबंधित दो इतिहासकार महत्वपूर्ण रहे हैं। पहला बिपिन चंद्रा, दूसरा सुमित सरकार। हमने शब्द लिखा कि कालांतर में
मार्क्सवादी इतिहास लेखन में भारतीय राष्ट्रवाद, यानी भारतीय राष्ट्रवाद का मतलब है कि इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद से के पर जो लिखा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो बिपिन चंद्रा हैं वो वामपंथी होने के बाद भी उनको कहा जाता है राष्ट्रवादी मार्क्सवाद, जबकि सुमित सरकार जो है वो थोड़ा इनसे रेडिकल थे, तो ये छोड़कर चले गए थे सबाल्टर्न में, फिर लौट के आए। एक लाइन लिखिएगा, लिखिएगा कि जहां बिपिन चंद्र राष्ट्रवादी मार्क्सवाद के अधिक निकट हैं, जहां बिपिन चंद्र राष्ट्रवादी मार्क्सवाद के अधिक निकट है, और 1930 के दशक के और 1930 के दशक के भारतीय राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित थे। वहीं दूसरी ओर सुमित सरकार इनसे भिन्न विचारधारा का अनुसरण किया, जिसको कहा जाता है शास्त्रीय मार्क्सवाद। इनसे भिन्न विचारधारा का अनुसरण किया। बिपिन चंद्र ने, एक और लाइन लिखेगा, बिपिन चंद्र ने कांग्रेस की स्थापना के सुरक्षा वॉल्व के सिद्धांत को चुनौती दी। अब ये ही देखिएगा अंतर, सुरक्षा वॉल्व के सिद्धांत को चुनौती दी। अब याद होगा रजनी पामदत्त ने इस सिद्धांत के बारे में बताया कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने की अपने हित के लिए। बिपिन चंद्र पाल चूंकि राष्ट्रवादी मार्क्सवाद हैं, इन्होंने इसका क्या किया, खंडन किया। समझ आ रही बात? एक तरफ रजनी पामदत्त समर्थन कर रही है इसका और ये विरोध कर रहे हैं। एक और लिखेगा, उसी में लिखिए, उसी में लिखेगा, चुनौती दी और कांग्रेस की स्थापना को राष्ट्रवाद की स्वाभाविक अभिव्यक्ति के रूप में प्रदर्शित की। राष्ट्रवाद की स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कांग्रेस की स्थापना को राष्ट्रवाद की स्वाभाविक अभिव्यक्ति के रूप में प्रदर्शित की। हालांकि पॉल ने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, अब आपका सवाल का आंसर मिल जाएगा। हालांकि पॉल ने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बुजुर्वा लोकतांत्रिक आंदोलन माना। बुजुर्वा लोकतांत्रिक आंदोलन माना, मतलब ये मध्यवर्गीय आंदोलन माना। ठीक है। अब ये जो है यहां पे रजनी पामदत्त से क्या है, समानता है इसका। अब जो क्वेश्चन पूछेगा, अब यूपीएससी का किताब लिखा जाता है तो कोई भी व्यक्ति, कोई जरूरी नहीं कि एक ही विचारधारा से प्रेरित हो। आप भी मानते हैं सारे बच्चे। दूसरी बात, अब क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। अब हमें कैसे लिखना है? अब मान लिया जाए कि आए कि सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत है या नहीं। अगर सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत है, इसको मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो क्वेश्चन बना रजनी पामदत्त के अनुसार।
कि कांग्रेस की स्थापना की सेफ्टी वल्व्स के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, ऐसे ही डायरेक्ट आएगा, है ना। अब बताइए, अब आप पहले बताइए किस आधार पे, तो रजनी पामदत्त और बाकी लोगों ने जो समर्थन किया उसके आधार बताइएगा, फिर विरोध बताइएगा, तो बिपिन चंद्र पॉल का आ जाएगा तर्क, बाकी लोगों का, फिर आपका भी तर्क है। तो मॉडर्न और वर्ल्ड में, वर्ल्ड हिस्ट्री लिखना सहज है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से लोग बचते हैं। मॉडर्न में अगर आइडियोलॉजी को समझ जाओगे, इन सब चीजों को, तो मॉडर्न हिस्ट्री लिखना आसान है, बस ये समझना। क्योंकि ये भागते हैं लोग, और जो लिखते हैं अपना हर आदमी का, इंडिया में हर व्यक्ति का अपना आइडियोलॉजी है। हर आदमी अपने अपने सपने का भारत बनाना चाहता है कि नहीं। हर आदमी सोचता है मेरा अपना सपना है, अपना वैलेंटाइन होता है कि नहीं बेटा। 365 दिन वैलेंटाइन होता है। अपने आप से प्यार करो तो वही वैलेंटाइन होगा। तो क्या महत्व था वो पता चला है। 5 दिन गया हो, 5 दिन के बाद डिप्रेशन में है, गया होगा, पैसा वैसा खर्च कर दिया होगा सब शांत हो गया। जब ज्यादा पैसा हो तो किसी के चले जाओ, खर्च करके चले जाओ, बस गया होगा, कोई दोस्त होगा। एक और लिखेगा लाइन, सुमित सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन पर भारतीय बुजुर्वा के नियंत्रण पर बल दिया। और यह बल दिया, उसी में लिखेगा, इसी क्रम में उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि जहां एक और स्वदेशी आंदोलन का लक्ष्य भारतीय बुजुर्गा वर्ग के हितों का संरक्षण करना था, वहीं दूसरी ओर सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं गांधी इरविन समझौता, और गांधी इरविन समझौता कहीं ना कहीं भारतीय पूंजीपति वर्ग के हितों को संरक्षित करने का प्रयास था। ठीक है, काफी है इतना कि मतलब हमें केवल मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें बताया आपको। हाँ, मतलब मैं केवल क्या बताया है ना, कि भाई आपने देख लिया कि मॉडर्न हिस्ट्री, बाकी ऐसे तो बहुत, रोमिला थापर वगैरह भी है, रामशरण शर्मा है, कोसामी वगैरह, ये सब प्राचीन भारत के। तो प्राचीन भारत जब पढ़िएगा तब ठीक है बेटा। चलिए, इसमें लिखेगा, इसका लिखेगा आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन की नवीनतम प्रवृत्ति। पहला पॉइंट लिखेगा आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन की नवीनतम प्रवृत्ति। देखिए, सबाल्टर्न का अगर देखिएगा, सबऑर्डिनेट यानी सबसे नीचे का रैंक, ऐसे भी होता है, सबसे बाद का है, ऐसे भी
सबसे नवीनतम प्रवृत्ति, जब नवीनतम लिख लिया तो सबसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो 3 पॉइंट लिख लीजिए। इतिहास लेखन के इस विचारधारा के अंतर्गत यह मान्यता है कि इतिहास लेखन के इस विचारधारा के अंतर्गत यह मान्यता है कि इतिहास को समाज के सबसे निचले स्तर के लोगों से लिखा जाना चाहिए। इतिहास को समाज के समाज में लिखिएगा बेटा। इतिहास को समाज में सबसे निचले स्तर के लोगों से लिखा जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, वस्तुतः सबाल्टर्न इतिहास लेखन का संबंध आधुनिक भारत के इतिहास लेखन से रहा है। बाकी का तो प्राचीन या मध्य से भी, यहां सबाल्टर्न इतिहास लेखन का संबंध आधुनिक भारत के इतिहास लेखन से रहा है। इसमें उपनिवेशवाद के या इसमें उपनिवेशवाद से राष्ट्रवाद, इसमें उपनिवेशवाद से यानी जब मान ली 1757 मान लो आप, से उपनिवेशवाद से राष्ट्रवाद तक के कुलीन वर्ग तथा दरबारी इतिहास से बाहर निकलकर कुलीन वर्ग तथा दरबारी इतिहास से बाहर निकलकर नीचे से इतिहास लेखन की परंपरा को महत्व प्रदान किया गया। दरबारी इतिहास से बाहर निकलकर नीचे से इतिहास लेखन की परंपरा को महत्व प्रदान किया गया। एक और पॉइंट लिखिएगा, इस इतिहास लेखन के अंतर्गत कृषक आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, दलित आंदोलन, एवं महिलाओं का इतिहास या महिलाओं से संबंधित इतिहास का अध्ययन किया जाता है। महिलाओं से संबंधित इतिहास का अध्ययन किया जाता है। ये लिखा हुआ है शेड्यूल फॉर 7:30 PM। अब जैसे महिला का इतिहास, 1857 की क्रांति, महिलाओं का इतिहास, जैसे गांधीवादी चरण में क्वेश्चन आया, कहते हैं ना महिलाओं की क्या भूमिका थी, तो ये सबाल्टर्न क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। अब इसमें प्रमुख विचारक लिख लो बेटा, V.R. अंबेडकर, ज्योतिबा फुले। इसको 2 नाम लिखने के बाद डैश करके लिख लो। ये दोनों विद्वान सबाल्टर्न तरीके के विचार प्रस्तुत किए। ये दोनों विचारक सबाल्टर्न तरीके के विचार प्रस्तुत किए। हालांकि इन्हें इतिहास लेखन की परंपरा में वैज्ञानिक तरीके से शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि हालांकि इतिहास लेखन की परंपरा में वैज्ञानिक तरीके से शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये देखोगा ज्योतिबा फुले, इन्होंने क्या लिखा, गुलामगिरी, और इसमें महिला उत्पीड़न और जाति प्रथा की बात की। अगर आप
यह कहते हो, और अंबेडकर किसकी बात की? दलित आंदोलन की। अगर कहोगे कि भैया दलित और जाति की बात किया जाता है, महिला की बात, ये तो पहले ही कर चुके थे, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से नाम लिखना है ऐसे, रंजीत गुहा, पार्थ चटर्जी, जो बड़ा नाम है, पार्थ चटर्जी, रंजीत गुहा, डेविड हार्डीमैन, एरिक स्टोक्स, लास्ट लिख लीजिए, एरिक स्टोक्स, सुमित सरकार, एरिक स्टोक्स, सुमित सरकार। अब सुमित सरकार के ब्रैकेट में लिख लीजिए, बाद में स्वयं को इस समूह से अलग कर लिए, बाद में स्वयं को इस समूह से अलग कर लिए। ठीक है। अब हम लोग कल जब मिलेंगे तो कल हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। और आपके आंसर राइटिंग से संबंधित समस्या का समाधान, क्योंकि देखो ना, एक जगह से क्वेश्चन तो आते नहीं ना है, उधर से उधर से, तो थोड़ा सा अगर नहीं पता है तो अभी पता ही नहीं चलेगा कि सवाल पूछता कैसे है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।